नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम करेंगे हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथियों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाती है। साथियों, आपके एग्जाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 40 दिन शेष रह गए हैं। 40 दिन से भी अब कम शेष रह गए हैं। साथियों, तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 1 है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 15 प्रश्न होंगे कुल। साथियों, इनमें से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि आपको इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के उत्तर आप सही कर पा रहे हैं, इसका भी आपको पता चल जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे साथियों, 15 प्रश्न हैं, 15 मिनट में हो जाएंगे। तो हर प्रश्न का उत्तर आपको देना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है कि हमारा स्कोर सर इतना आया है। ठीक है साथियों, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी शेष बाकी रह गई है, जिससे मैं क्या है आपके लिए थ्योरी वाली क्लास लेके आने वाला हूँ। ठीक है साथियों, यदि आपको कोई समस्या होती है तो थ्योरी वाली क्लास में हम सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। साथियों, इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होने वाला है बताइएगा। निम्न में से आकलन से क्या तात्पर्य है। बात कर रहा है कि आकलन से क्या तात्पर्य हो जाता है। तो साथियों, बताना है आपको क्या हो जाएगा। बच्चे क्या नहीं जानते इसका पता लगाना, क्या ये होगा। कैसे सीखते हैं इसका पता लगाना, साथियों ये हो जाएगा। अंक देना, क्या अंक देना होगा। बच्चों के अनुशासन में रखना, तो बच्चों को अनुशासन में रखना। बात करता है साथियों, निम्न में से आकलन का तात्पर्य नहीं। बात की जा रही किसकी, कि आकलन की बात की जा रही है। जब भी कभी बात आकलन की जाती है तो अनुशासन में रखना, बच्चों को किस में रखना, अनुशासन में रखना। यदि बच्चे अनुशासन में होंगे तो आप उनका क्या है अच्छे से आकलन कर पाओगे। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से आकलन से तात्पर्य क्या है बताइएगा। सॉरी साथियों, अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे प्रभावशाली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। ठीक है, आप पहले अपना उत्तर बताइएगा, उसके बाद में मैं अपना उत्तर बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो उचित गति एवं प्रभाव के साथ पढ़ने पर बल देना, क्या ये हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा। दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। तो साथियों, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथी हो जाएगा, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। सबसे कम प्रभावी बात करता है, सबसे कम प्रभावी। तो सबसे कम प्रभावी कौन सी हो जाएगी साथियों, तो दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना, ये क्या है सबसे अधिक कम प्रभावी हो जाएगी। उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, यह क्या है। शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, ये भी क्या है महत्वपूर्ण है साथियों। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय वस्तु प्रसंग पर चर्चा करना। बात कभी प्रसंग की आती है साथियों, ये क्या है, ये पॉजिटिव हमारा हो जाता है। ठीक है साथियों, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। सबसे कम पूछा है तो डी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा साथियों, तो सबसे कम डी वाला हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री नहीं होगी। बात करता है कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री नहीं होगी। तो कौन सी सामग्री उपयोगी नहीं हो जाती है बताना है सर आपको। ठीक है, तो आपको बताना है सभी साथियों को, तो कौन सी हो जाएगी। आप 15 प्रश्नों में थे, किसने प्रश्न पेडागोजी की हल कर पा रहे हो। आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से साथियों, क्योंकि ये प्रश्न सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्न है, यानी 11 मार्च का पेपर है हमारा साथियों। तो आपको यह इसमें से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर सही कर पा रहे हो, इससे आपका मूल्यांकन होगा। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी, श्यामपट्ट नहीं होगा क्या, फ्लैश कार्ड नहीं हो जाता है, चित्रकथाएं नहीं हो जाती हैं, विषय वस्तु नहीं हो जाता है। तो बात करता है नहीं है, तो विषय वस्तु हमारी क्या है, उपयोगी सामग्री नहीं होगी साथियों। ठीक है, उच्च प्राथमिक की स्तर की बात की जा रही है। कहाँ की बात की जा रही है, उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तब। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हमारा श्यामपट्ट क्या है साथियों, महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्लैश कार्ड हमारा क्या है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और चित्रकथाएं होती हैं साथियों, वो क्या है, बच्चों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है साथियों, यानी डी हमारा ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा। चलते हैं आगे। निम्न में से अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यक नहीं है, इसमें भी साथियों नहीं पूछा है, तो बताइएगा क्या नहीं है।
विभेदीकरण नहीं होगा क्या? विश्वसनीयता नहीं होगा? वस्तुनिष्ठता नहीं हो जाएगा क्या? अविश्वसनीयता नहीं होगा। तो बात करता है अच्छी परीक्षा में क्या शामिल नहीं है। अच्छी परीक्षा के गुण कौन कौन से होते हैं साथियों? तो अच्छी परीक्षा के आपके गुण कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार कि अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा साथियों, जल्दी बताइएगा। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? तो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है। अविश्वसनीयता क्या हो जाता है साथियों? अविश्वसनीय, इसका होना आवश्यक नहीं है। यदि प्रश्न में अविश्वसनीयता है यानी प्रश्न वेदीकरण नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है साथियों, तो ये क्या है? गलत हो जाता है हमारा। कौन सा गलत हो जाता है? यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत ऑप्शन हो जाता है। प्रश्न के अंदर हमारी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए साथियों। यदि हमारी कॉपी को कोई भी चेक करता है, मान लो एक प्रश्न आपके सामने आता है और उस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है, तो किसी के भी चेक करने पर हमें क्या डी ऑप्शन का राइट आंसर होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन उसका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने डी बता दिया तो किसी ने उसका आंसर क्या बता दिया? बी बता दिया। तो यदि दो आंसर उसके बताए जा रहे हैं तो वह वैध नहीं होगा। कैसा नहीं होगा साथियों? वह वैध नहीं हो जाता, ठीक है, यानी विश्वसनीयता नहीं होगी उसकी, ठीक है। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा, विश्वसनीयता नहीं होगी इसकी, ठीक है साथियों। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्न में से गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी है? बताइएगा। ऑप्शन ए है स्पष्टीकरण होता है क्या? स्पष्टीकरण हो जाएगा क्या? अप्रत्यक्ष विधि होगा क्या? वैमनस्य विधि होगा क्या? संयोजकता विधि होगा क्या? कौन सा होगा? बात की जा रही गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण की प्रविधि कौन सी नहीं है? तो स्पष्टीकरण विधि नहीं होगा इसका साथी, ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। कौन सा होगा साथियों? ए हो जाता है। तो आपको अपना मूल्यांकन स्वयं ही करते जाना है साथियों कि आपको कितना आ रहा है। अभी तक आपने जो तैयारी की है उसमें से आपने क्या सीखा है, कितना सीखा है और कितना आपको आ रहा है, ठीक है साथियों। तो इसका भी आपको अच्छे से अनुमान लगा लेना है। निम्न में से गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी है? तो बात करता है गद्य शिक्षण की, तो गद्य शिक्षण की कौन सी है प्रभावशाली, ठीक है। तो स्पष्टीकरण विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है, वैमनस्य विधि है, समयोजकता विधि है। तो कौन सी यदि बात करते हैं यदि गद्य शिक्षण की, तो गद्य शिक्षण में कौन सी महत्वपूर्ण हो जाती है साथियों आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, फिर सही उत्तर क्या होगा उसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है साथियों। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्योंकि आपको स्वयं का भी मूल्यांकन करना है, क्योंकि आपने 2 महीने 3 महीने से तैयारी कर रहे होगे, तो आपको अपने आप को जांचना है कि मैंने अपनी तैयारी कितने % तक पूर्ण की है साथियों। तो प्रभावशाली शिक्षण की प्रविधि कौन सी हो जाती है साथियों? स्पष्टीकरण विधि हो जाती है। गद्य शिक्षण की विधि है, कौन सी शिक्षण की विधि है साथियों? तो गद्य शिक्षण की विधि हो जाती है, कौन सी? स्पष्टीकरण विधि, गद्य शिक्षण की शिक्षण विधि हो जाएगी, ठीक है साथियों। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेगा। 10 तारीख से एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं साथियों, ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिएगा। निम्न में से शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? प्रश्न करता है शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? कुछ समय तक चलने वाली अनुपयोगी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विद्यालय तक सीमित प्रक्रिया है, योजनवाचक प्रक्रिया, सॉरी साथियों, योजनवाचक प्रक्रिया है। साथियों बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। निम्न में से शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? तो बात करते हैं शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। शिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया साथियों? तो शिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है साथियों। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यह क्या है? सीखने की प्रक्रिया हमारी कब तक चलती है साथियों? तो सीखने की प्रक्रिया हमारी जीवन पर्यंत चलती है साथियों, ठीक है, क्योंकि इंसान, व्यक्ति, मानव कोई भी हो तो जीवन पर्यंत क्या है? कुछ ना कुछ हमारा सीखता रहता है, ठीक है। हम कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सीखते रहते हैं, ठीक है। प्रकृति के अनुसार हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, यानी अपने आप में परिवर्तन करते रहते हैं, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7। भाषा वह व्यापार है जिसमें हम शब्दों द्वारा विचार व्यक्त करते हैं। यह कथन निम्न में से डैश का है, किसका है? बताइएगा साथियों। भाषा वह व्यापार है जिसमें हम शब्दों द्वारा विचार व्यक्त करते हैं, यह कथन निम्न में से किसका है?
पतंजलि का है, चाणक्य का है, महर्षि का है, समुद्रगुप्त का है। साथियों, तो इस तरह के कथन आपको पूछे जाते हैं, तो एक क्लास में आपको सभी कथनों को करवा दूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैं आपको किसी क्लास में, हिंदी पेडागोजी की क्लास में आपको करवा दूंगा, ठीक है साथियों। इसका आप टेंशन ना लें, अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में आपको यह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको यह करवा दूंगा मैं, ठीक है। जितनी भी परिभाषाएं हैं आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट मैं आपको सब करवा दूंगा, ठीक है साथियों। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको पीडीएफ भी इसकी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पर आप इसको पढ़कर हुए अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो, ठीक है साथियों। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो, पतंजलि महोदय बोलते हैं, क्या बोलते हैं पतंजलि महोदय? इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाषा वह व्यापार है जिसमें हम शब्दों द्वारा विचार व्यक्त करते हैं। किसका कथन है साथियों? तो यह पतंजलि महोदय का कथन है। इन्होंने कहा है भाषा वह व्यापार है, इन्होंने कहा है भाषा वह क्या है? व्यापार है जिसमें हम शब्दों द्वारा विचार व्यक्त करते हैं, जिसमें हम शब्दों द्वारा क्या करते हैं साथियों? शब्दों द्वारा विचारों को क्या करते हैं साथियों? विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है साथियों। इसे आपको याद रखना। बात विचारों की और शब्दों की आती है तो बात पतंजलि की कर रहे हैं, ठीक है साथियों। यदि बात शब्दों और विचारों की जाए तो हम पतंजलि को, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अपने अध्यापक अपने दृष्टिकोण के अनुभवों के आधार पर ना अपनाएं, बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, शिक्षक निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हों, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए। तो बात करता है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं पूछा है साथियों। तो नहीं कौन सा हो जाएगा? अध्यापक अपने दृष्टिकोण के अनुभवों के आधार पर ना अपनाएं। यदि साथियों, यदि अध्यापक अपने दृष्टिकोण को नहीं अपनाएगा तो क्या वह शिक्षण प्रक्रिया कर पाएगा? तो हमारा ए ऑप्शन कैसा हो जाता है साथियों? गलत हो जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है, क्योंकि नहीं पूछा है। तो नहीं में क्या होता है साथियों? गलत वाला हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है, ठीक है। बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, ये बात सत्य है। बच्चे और शिक्षक के बीच में क्या होना चाहिए साथियों? तो शिक्षक के बीच में क्या होना चाहिए साथियों? तो संबंध होना चाहिए। बच्चे और शिक्षक के बीच में क्या होना चाहिए साथियों? तो संबंध स्थापित होना चाहिए। शिक्षक निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष होना चाहिए। शिक्षक की बात कर रही है, शिक्षक की बात की जा रही है साथियों, तो शिक्षक का निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष होना चाहिए। शिक्षक बच्चों की कमजोरियों को पता लगाकर उसके उपचार कर सके, ठीक है साथियों। तो निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष होना चाहिए, ये बात शिक्षक के लिए कही गई है, तो ये सत्य है, ठीक है। शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, ये बात भी सत्य है। यदि आप शिक्षण प्रक्रिया करवा रहे हो, क्लासरूम में आप शिक्षण प्रक्रिया करवा रहे हो और बच्चे आपकी क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो सक्रिय होना जरूरी है। बच्चों का क्या है? सक्रिय होना जरूरी है। इस चीज़ का शिक्षक को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे सक्रिय हैं या नहीं हैं। यदि बच्चे सक्रिय नहीं होंगे तो शिक्षण प्रक्रिया आप करवा रहे हो उसका कोई महत्व नहीं हो जाता, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अभ्यास के नियम को अधिगम का नियम स्वीकार किया। अभ्यास का नियम किसने स्वीकारा है साथी? बताइएगा। महाकवि माघ ने, एच स्वीट ने, कवि वृंद ने और थोरंडाई ने। इस प्रश्न का उत्तर तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए साथियों। यदि इस प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो रहा है तो ये मान लीजिएगा आपकी तैयारी अभी बहुत ही कम है, यानी अभी तक आपने 30% ही तैयारी कर पाई है, ठीक है साथियों, ये मान लीजिए, ठीक है। इस प्रश्न का यदि आप गलत उत्तर देते हो तो अभ्यास के नियम को अधिगम का नियम स्वीकार है, किसने स्वीकारा साथियों? ये थोरंडाई महोदय ने स्वीकारा है। थोरंडाई महोदय ने अभ्यास के कितने नियम बताए हैं साथियों? इन्होंने 3 नियम बताए हैं, ठीक है। सॉरी साथियों, इन्होंने अधिगम के मुख्य कितने नियम बताए हैं? तो इन्होंने अधिगम के जो नियम बताए हैं साथियों, मैं बता देता हूं। अधिगम के नियम इन्होंने 3 नियम बताए। कितने बताए साथियों? 3। जो मुख्य नियम है वो कितने हैं साथियों? मुख्य नियम 3 हैं। और गौड़ नियम कितने हैं साथियों? तो गौड़ नियम कितने हैं? तो गौड़ नियम 5 हैं। हम मुख्य नियम की बात करेंगे साथियों। मुख्य नियम में कौन कौन सा आ जाता है आपका? तो मुख्य नियम में आता है साथियों प्रभाव का नियम। आपका पहला हो जाता है प्रभाव का नियम। इन्होंने कहा है प्रभाव का नियम। ये बात करते हैं थोरंडाई महोदय, बात करते हैं किसके नियम? तत्परता के नियम की बात करते हैं साथियों। किसकी बात करते हैं साथियों? तो तत्परता के नियम की बात करते हैं। तत्परता का नियम बात किया थोरंडाई महोदय की, तो ये क्या कहते हैं? यह बात करते हैं प्रभाव का नियम हो गया, तत्परता का नियम हो गया साथियों। अभ्यास के नियम की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं साथियों? अभ्यास के नियम की बात करते हैं। अभ्यास का नियम, ठीक है साथियों। किसकी बात करते हैं? अभ्यास के नियम की बात करते हैं।
तो अभ्यास के नियम की बात कौन करता है? थॉरनडाई महोदय करते हैं, ठीक है। ठीक है साथियों, प्रभाव की बात कौन करता है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। इन्होंने कितने नियम दिए? 3 दिए, तत्परता का नियम, ठीक है साथियों। इन्होंने गौड़ नियम कितने बताए? 5, और मुख्य नियम कितने बताए साथियों? 3 बताए, ठीक है। इन्हें आपके अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ठीक है साथियों। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। सॉरी साथियों, तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा, बच्चों हेतु भाषा के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। बात की जा रही निदानात्मक। जब बात निदानात्मक परीक्षण की जाती है साथियों, किसकी? निदानात्मक की। जब बात निदानात्मक की जाती है तो इसमें क्या है? बच्चों की हम क्या करते हैं? कठिनाइयों को, कारणों की पहचान करते हैं। किसकी पहचान करते हैं? यानी कठिनाई यानी कमियों की पहचान करते हैं, ठीक है। कमियों की पहचान, ठीक है, करना। तो बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाइयों और संभावित कारणों की क्या करना? पहचान करना, ठीक है। निदानात्मक में क्या करते हैं? निदानात्मक में क्या करते हैं? कमियों की पहचान करना। कमियों की पहचान किसमें करते हैं? निदानात्मक करते हैं। यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाता है, ठीक है साथियों। चलते हैं हम आगे। भाषा के संदर्भ में हो गया साथियों। अगला है व्याकरण की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? बात की जा रही व्याकरण की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? साहित्य है, भाषा है, संस्कार है, बोली है। तो क्या हो जाएगी? व्याकरण की विषय वस्तु हमारी क्या होती है साथियों? भाषा होती है, ठीक है साथियों। इसे आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत के संदर्भ में भाषा के विविध रूपों शामिल नहीं है। भाषा के विविध रूप में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा है, संस्कृत भाषा या क्षेत्रीय भाषा है, या सामाजिक भाषा है। तो निम्न में से भारत के संदर्भ में सामाजिक भाषा क्या है? सम्मिलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी शामिल है, मातृभाषा यानी राष्ट्रभाषा भी शामिल है, संस्कृत एवं क्षेत्रीय बोली भी शामिल है। हमारी क्या है? डी ऑप्शन हमारा क्या है? नहीं होगा साथियों, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा क्या है? सही आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। एक शिक्षक के लिए छात्रों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विषय कराना भाषा शिक्षक की प्रमुख चुनौती है। इसके समाधान हेतु आप क्या उपाय करेंगे? तो बताइएगा आप क्या उपाय करेंगे? बालकों को वाचन की शिक्षा देंगे, बालकों को सुनने की शिक्षा देंगे, बोलने की शिक्षा देंगे, अधिकृत कार्य देंगे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इसका होगा ए ऑप्शन हमारा क्या साथियों? राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, यानी 14, 13 के बाद में साथियों 14 हो जाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम निम्न में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है? अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, बताइएगा। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है? मध्यस्थ चर, दीर्घस्थ चर, अधिसाध्य चर, अनाश्रय चर। तो साथियों शिक्षण के कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षक होता है हमारा, क्या होता है? शिक्षक, शिक्षार्थी होते हैं साथियों, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी होगा आपका, शिक्षार्थी, और पाठ्यक्रम हो जाता है साथियों, क्या हो जाता है? पाठ्यक्रम। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब बात आती है, पूछा क्या है इसमें साथियों? तो मध्यस्थ चर कौन सा है? पाठ्यक्रम निम्नलिखित से शिक्षक का चर आता है, कौन से चर में आता है? ठीक है साथियों, पूछा है पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। तो कौन से चर में आता है? शिक्षक एक स्वतंत्र चर है साथियों, ठीक है। शिक्षक क्या है साथियों? शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, ठीक है साथियों, इसे आपको याद रख लेना है। छात्र एक आश्रित चर है। छात्र क्या है साथियों? छात्र आश्रित चर हो जाता है हमारा, क्योंकि छात्र किस पे आश्रित रहता है? तो शिक्षक पे आश्रित रहता है। तो छात्र क्या है? आश्रित चर हो जाता है, आश्रित चर। अब बात आती है विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम हमारा क्या हो जाता है साथियों? जो पाठ्यक्रम है, अच्छे से ध्यान देंगे,
पाठ्यक्रम, क्योंकि यहाँ से आपको अभी मध्यस्थ चर पूछा है, यानी पाठ्यक्रम पूछा है, हो सकता है शिक्षक पूछा जा सकता है, शिक्षक की जगह शिक्षार्थी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें टॉपिक क्लियर होगा तो कहीं से भी किसी तरह से प्रश्न आ जाएगा, हम कर लेंगे। ठीक है साथियों, पाठ्यक्रम क्या है साथियों, तो पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर हो जाता है। ठीक है साथियों, मध्यस्थ चर होगा। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रख लेना है। शिक्षक क्या हो जाता है आपका, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है साथियों। छात्र एक आश्रित चर होता है, क्योंकि छात्र शिक्षक के ऊपर कैसा रहता है, निर्भर रहता है। ठीक है, पाठ्यक्रम एक मध्यस्थ चर है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का जो चर होता है ना, वो क्या हो जाएगा साथियों, आपका पाठ्यक्रम हो जाता है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न में पूछा है पाठ्यक्रम निम्न में से शिक्षण के कौन से चर में आता है, तो मध्यस्थ चर में आता है। कौन से चर में आता है, यानी मध्यस्थ चर, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा साथियों, राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न हमारा 15 नंबर का प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। निम्न में से कौन सी प्रेरणा की विधि है, बात की जा रही प्रेरणा की। ठीक है साथियों, प्रेरणा, तो प्रेरणा की विधि कौन सी हो जाती है, केवल प्रशंसा। क्या केवल प्रशंसा करना हो जाएगा, केवल रुचि उत्पन्न करना, यानी रुचि, हमें क्या चीज पसंद है ऐसा उत्पन्न करना ही प्रेरणा की विधि होगी। केवल प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, क्या केवल प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को उत्पन्न करना चाहिए, यानी प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा करना। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी है प्रशंसा करना, रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना। बात की जा रही प्रेरणा की, तो प्रेरणा में हम किसी को माने प्रोत्साहन करना। प्रेरणा का मतलब क्या होता है साथियों, प्रोत्साहन। ठीक है साथियों, तो जब हम किसी को प्रोत्साहन करते हैं तो कैसे करते हैं, प्रशंसा करके कर सकते हैं। रुचि उत्पन्न कराना, उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर इस तरह की बातें करना जिससे क्या है उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए। प्रतियोगिता की भावना कराना, यानी प्रतिस्पर्धा जैसी भावनाएं विकसित करवाना, जैसे क्या है प्रेरणा के भाव में। ठीक है साथियों, मैं आपके लिए बीच बीच में मोटिवेशन वाली बात क्यों बोलता हूँ साथियों, प्रोत्साहन वाली बात क्यों कहता हूँ साथियों, इसलिए कहता हूँ जिससे आपके अंदर पढ़ने की इच्छा जागे, आप मेहनत करो। ठीक है साथियों, तो इस तरह के भाव आप उत्पन्न करवाना चाह रहे हैं, प्रेरणा की विधि है, तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन आंसर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो हमने पूरे 15 प्रश्न कंप्लीट किए हैं साथियों। आपको बताना है 15 प्रश्नों में थे आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही कर पाए हैं, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 14 हैं, 14 किए हैं, 12 किए हैं, 10 किए हैं, जितने भी किए हैं साथियों उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि मैं आपके लिए फिर सोचूंगा कि मैं आपके लिए थ्योरी वाली क्लास लेके आऊँ, जिससे क्या है आपके सभी तरह के टॉपिक क्या है क्लियर हो पाए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।